तो क्लास तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया के बारे में। तो क्लासिफिकेशन को अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी या फिर काजेज़ के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। मेनली कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ईटियोलॉजी का मतलब जो डिजीज़ काज होती है या किस कारण से काज हो रही है उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली निमोनिया इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द इन्फेक्शन। तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे वहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कि इन्फेक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन सा बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या निमोनिया, एस्पिरेशन, अलग अलग बैक्टीरिया रहते हैं, उनके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, वहाँ पे तो बैक्टीरियल निमोनिया हो सकती है, वायरल निमोनिया हो सकती है, फंगल हो गई निमोनिया, इसके अलावा एस्पिरेशन निमोनिया होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की वहाँ पे निमोनिया होती है। ठीक है, अब एक एक करके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया की। तो बैक्टीरियल निमोनिया में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल निमोनिया है ये मोस्ट कॉमन टाइप की निमोनिया होती है। और ये कब ट्रांसफ़र होती है? इट अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया एंटर द लंग्स, मल्टीप्लाई इन द एल्ब्यूलाई एंड काजेज इन्फ्लामेशन विद पस फॉर्मेशन। तो जो ये बैक्टीरिया जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वहाँ पे जाएगा, लंग्स में एंटर करेगा जाके, और वहाँ पे जो एल्ब्यूलाई होंगी, एल्ब्यूलाई में जाके वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काज करता जाता है। जब वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इसके बाद क्या होगा, जो बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन के अगेंस्ट वहाँ पे फाइट करने की कोशिश करेगा। तो हमारी जो WBC होगी वो भी एल्ब्यूलाई तक वहाँ पे जाएंगी। इससे क्या हो गया, जो भी इम्यून रिस्पांस हो रहा है इसके कारण ही वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होगा, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा और वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जिससे क्या होगा, आप जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा या फिर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा तो इससे क्या होगा, जो एल्ब्यूलाई का एयर होगा, एयर सैक रहता है जिसको एल्ब्यूलाई हम कहते हैं, वहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, वहाँ पे फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जो पेशेंट के वहाँ बहुत ज़्यादा फीवर की कंडीशन डेवलप होगी, प्रोडक्टिव कफ हो गया, ठीक है, ब्रीथलेसनेस, फटीग, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती हैं। क्योंकि जब बैक्टीरिया वहाँ पे एंटर करेगा लंग्स के अंदर या अल्वेलाई तक पहुँचेगा, इससे क्या होगा, जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो उन्हें तुरंत कह सकते हैं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। ठीक है, और ये जाके अल्वेलाई के अंदर वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगेंगे। जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे मैक्रोफेजेस जाएंगी, इन्फेक्शन साइट पे जाएंगी, तब वहाँ पे चलो इन्फ्लामेशन या डेट जो वहाँ पे एल्ब्यूलाई के अंदर वहाँ पे अकुमुलेट होने लगेगा एयर स्पेस में, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन काजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई क्या रहता है, निमोनिया काज करता है। और ये कैसी निमोनिया काज करता है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया काज करता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है मोस्ट कॉमनली कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया काज करेगा जाके। और ये इसमें भी क्या होगा, जो एल्ब्यूलाई होगा वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा जाके, जिससे क्या होगा, वहाँ पे लोबर निमोनिया है या फिर जो का लोबर निमोनिया क्या होगा, काज करेगा। ठीक है, लोबर निमोनिया हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं ब्रोंकोज निमोनिया हो गया, तो अलग अलग निमोनिया वहाँ पे काज होती हैं। ठीक है, और अगर सिम्टम्स की बात करें इसमें क्या होगा, तो फीवर हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ हो गया, और रस्ट हो गया, कलर्ड स्पूटम, ठीक है, ब्रीथलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। ऐसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी क्या रहता है, मोस्टली ऐसे पर्सन जो स्मोकर्स हैं या फिर एल्डरली ओल्ड पेशेंट है जिनके COPD की कंडीशन हो गई है या फिर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे निमोनिया भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। किसके थ्रू? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी ब्रोंकाई हैं और जो एल्ब्यूलाई हैं दोनों इफेक्ट होती जाके हैं। ठीक है, दोनों इफेक्ट होंगी जाके,
और जो वहाँ पे ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी, प्रोडक्टिव कफ होगा, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑयरस होता है जो ये भी बैक्टीरियल निमोनिया का कारण बनेगा। मेनली अगर देखा जाए तो ये पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनके निमोनिया काज कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो लंग टिश्यू होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, लंग में एब्सेस हो जाएगा और वहाँ पे एम्फाइसेमा जैसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैप्सिला न्यूमोनाई। क्लैप्सिला न्यूमोनाई भी जो अल्कोहलिक होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं, उनके भी निमोनिया काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, करंट जेली लाइक स्पूटम वहाँ फॉर्मेशन होगा, लंग्स में नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी और वहाँ पे जो सीवियर लोबर निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, ये क्या करता है, ये टाइप का निमोनिया काज करता जाके है। ठीक है, तो ये सेल वॉल, क्योंकि इसमें कारण क्या है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये टाइप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वॉकिंग निमोनिया भी काज कर सकता है। तो वॉकिंग निमोनिया का कारण क्या रहता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो चाहे हो स्कूल वाले कह सकते हैं, चाइल्ड्स हो गए स्कूल्स में, या फिर जो टाइपिकल मतलब जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड एरिया होगी वहाँ पे काज हो सकता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा जो सिम्टम्स रहते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, बस ड्राई कफ हो गया, लो ग्रेड फीवर, हेडेक, फटीग, यही सब कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं डेली एक्टिविटीज़ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में, केवल हल्के फुल्के सिम्टम्स अपीयर होंगे, बाद में वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, मेडिसिन लेने पे सही भी हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो ये अलग अलग बैक्टीरिया थे। अब बात करते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स मैंने पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट का मतलब जो डिजीज़ होगी वो अचानक वहाँ पे शुरू हो जाएगी। कह सकते हैं जो बैक्टीरियल निमोनिया होगी, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुछ घंटे बाद या 1-2 दिन बाद क्या होगा, वहाँ पे उसके हाई फीवर का, ब्रीथलेसनेस जैसे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो निमोनिया काज हो रही है, वायरल निमोनिया की अपेक्षा काफ़ी रैपिड वो स्टार्ट करता है। ठीक है, सेकेंड हो गया हाई फीवर एंड चिल्स की कंडीशन। तो इसमें भी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, क्योंकि जब बैक्टीरियल लंग्स, वहाँ जो बैक्टीरिया होंगे लंग्स तक वो जाएंगे, लंग्स में इन्फेक्शन काज करेंगे जाके, तो जो इम्यून सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वहाँ पे केमिकल्स रिलीज करती हैं जो कि हाइपोथैलेमस और टेम्परेचर सेट पॉइंट को वहाँ पे बढ़ा देगा। केमिकल्स पायोजेंस केमिकल रहता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे जो बॉडी का जब सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा हाइपोथैलेमस का और टेम्परेचर का, तो वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हाई फीवर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा चिल्स की कंडीशन भी डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी क्या करती है, एक नया टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, हीट प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्टिव कफ की कंडीशन डेवलप होती है। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है, मतलब जो कफ है, कफ के साथ वहाँ पे स्पूटम निकलता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो बैक्टीरियल निमोनिया होगी उसमें जो एल्वियोलाई में या फिर जो ब्रोंकाई में वहाँ पे पस का अकोमुलेशन होता है। तो उसमें होते क्या हैं, यही डेड बैक्टीरिया हो गया, डेड और WBCs हो गई, म्यूकस हो गया, पस हो गया, यही सारी चीज़ें अकोमुलेट होने लगती हैं। ठीक है, तो बॉडी इन्हें बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पे येलो या फिर ग्रीन स्पूटम कलर का वहाँ पे कह सकते हैं स्पूटम वहाँ पे बाहर निकलता है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, डेड न्यूट्रोफिल्स हो गई, तुम्हारी बैक्टीरियल सेल्स भी रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। कभी कभी इसमें रस्ट कलर का भी स्पूटम वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन काज किया है तो उस कंडीशन में मोस्टली रस्ट कलर का ही वहाँ पे स्पूटम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर अदर कोई बैक्टीरिया काज किया तो उसके कारण वहाँ पे येलोइश हो सकता है। नेक्स्ट है चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं।
तो वहाँ पे चेस्ट पेन भी हो सकता है। चेस्ट पेन क्या, जब क्योंकि जो वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन अगर डेवलप होगी, क्योंकि इन्फेक्शन काज हुआ है तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक अगर इन्फेक्शन फैला तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो प्लूरा है, प्लूरा में भी क्या हो जाएगा, इफ्यूजन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ पे फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लगता है। ठीक है, और जब फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लगेगा तो डीप ब्रीदिंग है, कफिंग है, या फिर जो मूवमेंट के साथ वहाँ पे शार्प चेस्ट पेन भी फील हो सकती है। ठीक है, तो अगर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो गया है तो वहाँ पे पेन डेवलप ही होगी, पेन वहाँ पे बढ़ेगी ही। ठीक है, इसके अलावा ब्रीथलेसनेस की कंडीशन हो, ब्रीथलेसनेस क्या हो गया, डिसअपनिया जिसको कहते हो, तो वो भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स रहता है, क्योंकि जो एल्वियोलाई में फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाएगा। अब जब फ्लूइड अकोमुलेट हो गया है या फिर जो पस है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिल हो गई तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसके अलावा वहाँ पे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, अब मेनली होता क्या है, मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे जब वहाँ पे एल्वियोलाई होगी, फ्लूइड या पस फिल हो जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी और वहाँ पे जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी तो इसकी वजह से वहाँ पे जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है वो भी डिक्रीज करेगा, और इसके अलावा वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, पेशेंट को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो फिर साइनोसिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल फीचर थे। ब्रीथलेसनेस के बाद मैंने, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायरल निमोनिया की। तो वायरल निमोनिया क्या होता है? वायरल निमोनिया में मैंने बताया था यहाँ पे वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वायरस ही वहाँ पे निमोनिया का काज करते हैं। तो यह वायरस नोज या माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करेंगे, वहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुँचेंगे, और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे जो लंग्स हो गए, लंग्स में एल्वियोलाई हो गए, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, तो वायरस वहाँ पे जो लंग सेल्स होते हैं वो अंदर जा करके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेंगे। ठीक है, और जो वायरल निमोनिया है बैक्टीरियल निमोनिया की अपेक्षा वहाँ पे जो पस का फार्मेशन होता है वो ज़्यादा होता है, कम होगा जाके। वायरल निमोनिया में कम हो गया जाके, बैक्टीरियल निमोनिया में क्या रहेगा, ज़्यादा होता जाके पस का फार्मेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है It mainly affect the interstitial tissue of the lungs and may become severe in children, elderly individuals and immune compromised patient। तो मेनली होता क्या है, जो वायरल निमोनिया है इसका मेनली इन जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ रहते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ होंगे वो क्या है, एक सपोर्टिंग टिश्यू हैं जो कि एल्वियोलाई के चारों तरफ वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे टिश्यूज़ होंगे एल्वियोलर वाल को, ये क्या करेंगे, एल्वियोलाई के चारों तरफ वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और वायरस क्या करेगा, ये जो टिश्यूज़ रहते हैं इनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक, और ये जो वो इन्फ्लामेशन हो गया है तो इसी स्वेलिंग के कारण ही जो एल्वियोलर वाल होगी वो थिक हो जाएगी और वहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि थिक हो जाएगी तो वहाँ पे डिफ्यूजन भी कह सकते हैं प्रॉपर नहीं होगा, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन होगी। अगर मोस्टली अगर ये इन्फेक्शन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, चिल्ड्रन में होता है, या फिर चिल्ड्रन में होगा, या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं उनमें होगा जाके, या फिर ऐसे पेशेंट जिनका इम्यूनिटी जिनकी अभी बहुत ज़्यादा वीक है तो उनमें भी वहाँ पे होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है वो वायरस को वहाँ पे कह सकते हैं वायरस के टॉलरेट होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे डिक्रीज होती है। ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट है कॉमन वायरस। ठीक है, अब कौन कौन से वायरसेस रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस।
तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ये क्या करेगा, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली वायरल निमोनिया काज करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो सीजनल फ्लू होता है वो प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इन्फेक्शन केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही वहाँ पे रहा तो वहाँ पे लंग्स तक कह सकते हैं, तब वहाँ पे जो लंग्स होंगे और जो अदर आर्गन होंगे वहाँ पे जब धीरे धीरे पहुँचेंगे और वहाँ पे वायरल निमोनिया डेवलप करेंगे। ठीक है, मोस्टली अगर देखा जाए तो एल्डरली पर्सन हो गए या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं, क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट रहेंगे, आके उसमें ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। तो ये भी मेनली अगर देखा जाए तो जो इन्फेंट्स रहेंगे या फिर जो यंग चिल्ड्रेन रहते हैं उनमें निमोनिया काज करता है। ठीक है, जो ब्रोंक्यूल्स होंगे, एल्वियोलाई होंगे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, वायरल मेनली इसमें जो इम्यूनिटी व ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो कह सकते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सीवियर कंडीशन डेवलप होती है क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, मेनली जो एल्डरली एज पे ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो या फिर इन्फेंट्स हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, वहाँ पे भी निमोनिया हो सकती है। तो इसमें एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन होगा जिससे वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस। मोस्टली कौन सा रहता है इसमें, सार्स कोविड-2 रहता है। ठीक है, तो कोविड वायरस होता है वही, तो ये भी वायरल निमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो इन्फेक्ट होती हैं जिससे जो डिफ्यूज इन्फ्लामेशन या फिर जो फ्लूइड अकोमुलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की भी कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हुई तो। ठीक है, इसके अलावा एडिनो वायरस में ली जो चिल्ड्रेन रहेंगे, यंग एडल्ट्स रहेंगे, वहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन काज करेगा जाके। ठीक है, तो कुछ पेशेंट रहेंगे जहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तक वहाँ पे वायरल निमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कम इम्यूनिटी वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें सीवियर इन्फेक्शन काज करेगा। अब इसके क्या क्या वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ग्रेजुअल ऑनसेट, तो जो वायरल निमोनिया होगी उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे डेवलप करते हैं। ठीक है, इनिशियल में माइल्ड फीवर आएगा, फिर सॉर थ्रोट हो गया, बॉडी एच हो गया, फिर धीरे धीरे ड्राई कफ की कंडीशन वहाँ पे डेवलप होती है। कुछ डेज के बाद क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो लंग्स तक पहुँच जाएगा और वहाँ पे ब्रीथलेसनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो यही कारण रहता कि जो वायरल निमोनिया होगी वो वहाँ पे ऑनसेट नॉर्मली ग्रेजुअल धीरे धीरे रहेगा। ठीक है, ग्रेजुअली यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है फीवर। तो फीवर भी जो जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो जो हमारी इम्यून सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, साइटोकाइन्स रिलीज करेंगी, पायोजेंस रिलीज करेंगी। इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को फीवर हो जाएगा। ठीक है, तो वायरल फीवर नॉर्मली बैक्टीरियल निमोनिया की अपेक्षा कह सकते हैं कम सीवियर होता है क्योंकि यहाँ पे जो वायरस है वायरस में हाई फीवर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई कफ की कंडीशन। तो वायरल निमोनिया में ना मोस्टली जो ड्राई कफ की भी होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो वायरस हो गए, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं वहाँ पे पस का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, अब इसी कारण से वहाँ पे कफ है, स्पूटम है, बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ पे कह सकते हैं अकोमुलेट होगा और वहाँ से निकलेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा बॉडी एच की कंडीशन हो गई। बॉडी एच में वहाँ पे ये भी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो गए। वहाँ पे जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होने के कारण वहाँ पे जो साइटोकाइन्स होते हैं रिलीज होते हैं जो कि मसल या फिर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पेन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो पेशेंट होंगे उनके पूरे बॉडी में वहाँ पे एचिंग की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है फटीग की कंडीशन। तो फटीग नॉर्मली क्या रहता है, वहाँ पे जो पेशेंट हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे थकान फील हो उसको। ठीक, तो वायरस से लड़ने से में क्या होगा, जो बॉडी की मोस्टली एनर्जी रहती है वो यूज हो जाती है। इसके साथ फीवर रहता है और फीवर होगा, पुअर एपेटाइट की कंडीशन होगी जिससे भी एनर्जी का लॉस होगा। तो यही कारण रहता है कि जो पेशेंट रहेंगे वो ज़्यादा ही वहाँ पे फटीग फील करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा माइल्ड टू सीवियर ब्रीथलेसनेस, तो वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा, जब इंटरस्टिशियल टिश्यू वहाँ पे डैमेज होंगे या फिर अल्वेओलाई इफेक्ट होंगी तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ब्रीथलेसनेस या हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, अगर इन्फेक्शन वहाँ पे माइल्ड है तो वहाँ पे ब्रीथलेसनेस भी माइल्ड रहेगी। अगर इन्फेक्शन सीवियर है तब वहाँ पे कह सकते हैं सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण से ही अगर किसी के वहाँ पे निमोनिया काज होती है तो वहाँ पे ब्रीथलेसनेस हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंगल निमोनिया के बारे में। तो फंगल निमोनिया क्या होता है? फंगल निमोनिया इज़ लेस कॉमन एंड यूजुअली अकर्स इन इंडिविजुअल विद वीकेंड इम्यूनिटी। तो फंगल निमोनिया मैंने बताया कि जो फंजाई रहते हैं उनके कारण भी निमोनिया काज होती है, लेकिन जो बैक्टीरियल या वायरल निमोनिया की अपेक्षा ये बहुत ही कम होने के चांसेज होते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत ही रेयर चांसेज रहते हैं। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल एंड वायरल निमोनिया होगी। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होंगे वो उनके इम्यून सिस्टम में वहाँ पे फंजाई आसानी से उनको कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए वहाँ पे फंगल निमोनिया बहुत ही कम डेवलप होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, जिसके कारण जो फंगल इन्फेक्शन होगा, फंजाई होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वहाँ पे फंगल निमोनिया होगी वो काज नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स रहेंगे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनमें वहाँ पे जो फंजाई होंगे वो लंग्स के अंदर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पे पहुँच के मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फंगल निमोनिया नॉर्मली कह सकते हैं धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन वहाँ पे जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होंगे वहाँ पे बहुत ही सीवियर कह सकते हैं कंडीशन हो सकती है उनके लिए। ठीक है, अब कौन कौन से कॉमन फंजाई हैं जो निमोनिया काज करते हैं? ठीक है, जब से इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है निमोसाइटिस, निमोसिस्टिस जिरवायोसाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये निमोनिया वहाँ पे काज करता है। ठीक है, ये उसका मेन कारण रहता है। और ये मोस्टली जो HIV या फिर एड्स पेशेंट रहते हैं तब ये क्या करेगा, वहाँ पे तब इन्फेक्शन काज करेगा जाके जब वहाँ की जो CD4 सेल काउंट होगा वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ पे निमोनिया काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो एल्वेओलाई होंगी, एल्वेओलाई में वहाँ पे जो फॉर्मी प्रोटीन रिच एक्सुडेट होगा वो प्रोड्यूस होगा, जिससे वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज और ज़्यादा वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो सिम्टम्स की बात करते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स क्लियर होंगे, तो सबसे ज़्यादा ड्राई कफ हो गया, फीवर हो गया, प्रोग्रेसिव ब्रीथलेसनेस हो गया, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, अगर वहाँ पे मान लिया टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में और ज़्यादा वहाँ पे सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्पीसीज है एस्परजिलस स्पीसीज। एस्परजिलस ये एक मोल्ड फंगस होता है जो कि स्पोर नॉर्मली वहाँ पे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन में क्या होगा, जो इम्यून सेल्स होंगी इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हों, चाहे वो कह सकते हैं कैंसर पेशेंट हों, ठीक है, या फिर किसी के आर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है, या फिर स्टेरॉयड थेरेपी ले रहा लॉन्ग टर्म से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लंग्स होंगे, लंग्स में इन्फेक्शन प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे सीवियर कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, और अगर सीवियर कंडीशन हो गई, सीवियर कंडीशन में जो एस्परजिलस होगा वो ब्लड वेसल्स को एंटर करके जो ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पे एंटर करके इन्वेसिव एस्परजिलस को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे कि परसिस्टेंट कफ हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, चेस्ट पेन की कंडीशन हो गई, हीमोप्टेसिस की कंडीशन होगी। तो ये कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
अब लास्ट स्पीसीज है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है ये भी एक ऐसा है डाइमॉर्फिक फंगस रहता है। ये जो बर्ड रहेंगे बर्ड ड्रॉपिंग या फिर बर्ड ड्रॉपिंग से कंटेमिनेटेड जो सॉइल होगा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जब फंगल स्पोर्स वहाँ पे ब्रीथ के साथ अगर हम इंस्पिरेशन करते हैं उसके साथ हमारे लंग्स में इंटर करेंगे तब वहाँ पे कह सकते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो मोस्टली हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उस कंडीशन में वहाँ पे फंगल निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इसमें मेनली अगर सिम्टम्स की बात करें क्या क्या सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे तो फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, फटीग की कंडीशन डेवलप हो सकती है और वहाँ पे कह सकते हैं वेट लॉस हो सकता है। तो अलग अलग सिम्टम्स होंगे वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अब रिस्क ग्रुप की बात करें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं तो कह सकते हैं जिनमें फंगल निमोनिया काज होगी वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, क्या क्या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले HIV एड्स में CD4 T लिम्फोसाइट्स का नंबर कह सकते हैं वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब इन्फेक्शन काज होगा HIV या फिर एड्स तो उसकी वजह से भी वहाँ पे जो हमारी T लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका नंबर रिड्यूस कर जाता है। अब जब T लिम्फोसाइट वहाँ पे रिड्यूस हो गई हैं तो इससे जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी वो वीक हो जाएगी और वहाँ पे जो फंजाई होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से वहाँ पे डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो मेन यही कारण रहता है कि वहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है ड्यू टू वहाँ पे CD4 T लिम्फोसाइट सेल की डिफिशियंसी हो गई है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा एक अटैक करेगा और वहाँ पे निमोनिया काज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या है एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होता है, मतलब इसको मौका मिला तब डिजीज़ काज की। अगर इम्यूनिटी वीक है तब, अगर इम्यूनिटी वीक नहीं है तो वहाँ पे इन्फेक्शन काज नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स। तो आर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी वहाँ पे पेशेंट का जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं जिससे कि वहाँ पे जो नया आर्गन है वो रिजेक्ट ना हो। तो लेकिन ड्रग के कारण क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वहाँ पे जो एस्परजिलस है, कैंडिडा है, फंजाई, जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं, सारे इन्फेक्शन वहाँ पे काज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कैंसर पेशेंट हो गए। कैंसर पेशेंट में भी क्या रहता है मोस्टली जो कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी में क्या होगा वहाँ पे जो बैक्टीरियल डिजीज या फिर कह सकते हैं वहाँ पे जो न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन वहाँ पे डेवलप होगी, क्योंकि बॉडी में जो फंगल इन्फेक्शन होगा वो सही से वहाँ पे कह सकते हैं फंगल निमोनिया के रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूजर्स। अब जो पेशेंट वहाँ पे लॉन्ग टर्म से कार्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उनमें भी क्या होता है, उनका भी जो इम्यून रिस्पांस रहता है वो सप्रेस हो जाता है। तो इससे क्या, जब इम्यून रिस्पांस सप्रेस हो जाएगा तो जो अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होंगे वो वहाँ पे तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे और वहाँ पे लंग्स में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी कारण से लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स थेरेपी लेने वाले पेशेंट को भी फंगल निमोनिया का चांसेज वहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसका कारण यही रहता है क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर स्टेरॉइड लेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और जब वीक हो जाएगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो फर्दर मल्टीप्लाई करने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे निमोनिया काज हो सकती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एस्पिरेशन निमोनिया क्या होती है। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।